मैं काल चक्र हूं। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य मुझ में समाहित है। भूतकाल और वर्तमान तो आप जानते ही हैं। हम आपको बताएंगे भविष्य फ्यूचर सेल्फी में। जय जय सीताराम। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष को वेदों का तीसरा नेत्र कहा जाता है। हमारे विज्ञान ज्ञान के अंदर ज्योतिष का एक विशेष भाव है और उसी के अनुसार जब कोई बालक जन्म लेता है तो उसकी कुंडली बनाई जाती है। ये कुंडली उसके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है, क्योंकि नक्षत्र ग्रहों की एक अपनी स्थिति होती है और हर एक नक्षत्र के अंदर उसका विधान क्या होता है, उसका फलित क्या होता है, ये विशेष होता है। तो इसलिए अपने जीवन के अंदर कुंडली की एक विशेषता होती है, क्योंकि एक विज्ञान है, ज्योतिष एक विज्ञान है और सेल्फी फॉर्च्यूनर इस काम को कर रहा है। मैं उसके प्रति शुभकामनाएं भेजता हूँ जो इसी प्रकार से भारतीय संस्कृति के ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहें। पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्य के लिए और एकता जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय सीताराम। ग्रहों की स्थिति, आपकी कुंडली 12 घर और 9 ग्रह। आपके जन्म से आपके ग्रहों का स्थिति का जो वर्णन आता है वो कुंडली में आता है। और अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो आप दिशाहीन हैं। आपके पास किसी तरह की कोई दिशा नहीं है। आप अंदाजे में लठ चला रहे हैं, वो लगे या ना लगे। अगर आपके पास कुंडली होगी तो आपको उन 12 घरों में 9 ग्रहों की स्थिति स्पष्ट होगी और आपके जीवन के उतार चढ़ाव कैसे होंगे, कहाँ होंगे, कब होंगे, इस सब का ज्ञान आपको होगा। कुंडली अवश्य बनवाइए। अगर आपके पास ज्ञाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अपनी जन्म तिथि, स्थान और समय हमें भेज दें। हम आपको कुंडली बना के भेजेंगे और कुंडली के साथ साथ आपको आने वाली घटनाओं के बारे में भी जानकारी देंगे और उनके कारण और निवारण का भी आपको ज्ञान कराएंगे। तो हमारे कार्यक्रम को देखने के साथ साथ आपको ज्ञानवर्धन भी करना है और अपने भविष्य के बारे में भी जानकारी लेनी है। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, फ्यूचर सेल्फी के एक नए कार्यक्रम में एक बार फिर हम आपके सामने हैं। पिछले कार्यक्रम में हमने कुंडली के महत्व और इसे बनवाने के महत्व के बारे में चर्चा की थी। इस दौरान हमें यह भी पता चला कि सारी सृष्टि की बागडोर विधाता के हाथ में होने के बावजूद हमारे वैदिक मंत्रों में इतनी ताकत है कि उनके जाप से हम मृत्यु का रास्ता भी रोक सकते हैं। इस संबंध में पंडित जी ने हमें ऋषि मार्कंडेय का उदाहरण दिया था, जिन्होंने अपनी मृत्यु को हराकर अमरत्व प्राप्त किया। लेकिन यह जान लेना जरूरी है कि वह इस आपदा को तभी टाल पाए जब उन्हें पहले से इसका आभास हो गया। आप भी अपने जीवन में आने वाली किसी भी समस्या को फ्यूचर सेल्फी बनवाकर टाल सकते हैं। आपको पहले से आने वाले संकट का आभास होगा तो आप उससे बचाव के लिए तैयार होंगे। हम यह तो जानते हैं कि कुंडली हमारे जन्म के समय के ग्रहों के आधार पर बनाई जाती है। तो यह ग्रह कैसे चलते हैं और कब, कहाँ, कैसे अपनी दिशा बदल लेते हैं, इनकी दिशा बदलने या एक घर से दूसरे घर में जाने का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में आज हमें विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित यशपाल जी महाराज विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। हम पंडित जी का अपने स्टूडियो में स्वागत करें। उससे पहले आपको बता दूं कि आप अपनी फ्यूचर सेल्फी बनवाने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहे टेलीफोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत से दर्शकों ने हमसे शिकायत की है कि उनके फ़ोन हम उठाते नहीं हैं, तो जब लाइनें ज़्यादा व्यस्त हो जाती हैं तो हम फ़ोन नहीं उठा पाते हैं। लेकिन आप धैर्य रखिए, कुछ समय बाद ही फ्यूचर सेल्फी की टीम आपसे संपर्क करेगी। तो पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को बताइए कि ग्रह कितने होते हैं और उनकी चाल कैसी होती है। प्रिय दर्शकों, ये फ्यूचर सेल्फी आपके बहुत काम की है और आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आ सकता है।
क्योंकि ज्योतिष मार्गदर्शक है। ज्योतिष के द्वारा हम बहुत कुछ जान सकते हैं, भूतकाल, भविष्य, वर्तमान, सब कुछ उससे जाना जा सकता है। क्योंकि ज्योतिष टोटल मैथ है, पूरा गणित है। जब आपका जन्म समय, आपकी जन्म तारीख, महीना और सन हमें प्राप्त हो जाता है, आपका जन्म कहाँ पे हुआ था वो जन्म स्थान भी लिया जाता है, क्योंकि वहाँ के अक्षांश, रेखांश, वेलांतर, ये सब लेकर के गणित किया जाता है। और सर्वप्रथम कुंडली का तैयार होना बहुत ज़रूरी होता है। जब कुंडली तैयार हो जाती है तो आपका किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, आपकी कौन सी राशि है, आपकी राशि के मालिक कौन हैं और वो किस कंडीशन में है, किस स्थिति में है, वो नीच के हैं या उच्च के हैं, उस चीज़ पे निर्भर करता है। फिर वो कौन से स्थान में बैठे हुए हैं ये भी देखना अनिवार्य होता है। फिर जिस स्थान पे बैठे हैं उस स्थान के जो मालिक हैं उनके साथ में उनका व्यवहार कैसा है, वो मित्र हैं या शत्रु हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और ये 9 ग्रह जो होते हैं, 9 ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान होता है। ग्रहों को देवताओं के द्वारा मान्यता प्राप्त है, ये कर्मों का फल हमें देते हैं। सारे ग्रह जब हमारे अनुकूल होते हैं तो काम अपने आप बनते चले जाते हैं, कोई रुकावट नहीं आती है। उस समय व्यक्ति को बल्कि ये लगता है ना तो भगवान होते हैं, ना कोई दुनियादारी होती है, जो कुछ कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रह दशा आपकी बहुत अच्छी चल रही है। आप माटी को भी स्पर्श कर रहे हो तो सोना हो जाती है। जिस कार्य क्षेत्र में आप हाथ डालते हैं उसमें सफलता मिलती है, क्योंकि ग्रह आपके अनुकूल हैं। और एक भी ग्रह विपरीत हो जाता है और आपको उसकी जानकारी नहीं है। जानकारी कहाँ से मिलेगी? फ्यूचर सेल्फी से। आपको अगर आपको जानकारी मिल जाती है तो आप बचाव कर सकते हैं, क्योंकि एक भी ग्रह विपरीत होने पर व्यक्ति की ईंट से ईंट बजा देता है, यानी हर रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। जिस कार्य में हाथ डालेंगे वहीं नुकसान होना शुरू हो जाता है। आपके अपने आपकी बुराइयां करने लग जाते हैं, यानी कि जिधर आप बढ़ रहे हैं वहाँ रास्ता बंद दिखाई देने लग जाता है। तो 9 ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत अधिक प्रभाव होता है। और 9 ग्रह कौन से? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इन 9 ग्रहों का हमारे ऊपर पूरा प्रभाव होता है। और इन 9 ग्रहों के बारे में कैसे जाना चाहे, उसके लिए आपको फ्यूचर सेल्फी कुंडली बनवानी होगी, उससे आपको सब कुछ जो है बताया जा सकता है। पंडित जी, आपने बताया कि ग्रह 9 होते हैं लेकिन हमारी राशियां 12 होती हैं, और ये भी बताया कि हमारी कुंडली के जो 12 खाने या भाव होते हैं उनमें ग्रह विद्यमान होते हैं। तो ये 9 और 12 का अंतर कैसे पूरा होता है? इसमें क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा जो मुख्य ग्रह 2 हैं, इनके पास में 6 राशियां थी। 6 राशियां सूर्य के पास में थी, 6 राशियां चंद्रमा के पास में थी। ये मालिक थे इन सब राशियों के। तो और ग्रहों ने विचार किया कि जो है हमारे पास एक राशि भी नहीं है और सूर्य देवता के पास में 6 हैं, चंद्रमा के पास में 6 हैं। तो ये ग्रह विचार करके इनके पास में आए, जिसमें राहु और केतु नहीं थे। 5 ग्रह इनके पास में आए हैं। इन्होंने आकर के पहले सूर्य से प्रार्थना करी कि महाराज आपके पास में 6 राशियां हैं और हम 5 ग्रह हैं, हमें एक एक राशि आप दे दो। तो सूर्य ने एक एक राशि इन 5 ग्रहों को प्रदान कर दी। सूर्य के पास में एक राशि बची। फिर इन्होंने चतुराई करी, ये चंद्रमा के पास में पहुंच गए। चंद्रमा से कहा कि महाराज आपके पास में 6 राशियां हैं, उसमें से एक एक आप हमें दे दो। तो चंद्रमा ने भी इनको एक एक राशि प्रदान कर दी। चंद्रमा के पास में एक राशि रह गई, सूर्य के पास में एक राशि रह गई, बाकी इन 5 ग्रहों के पास में 2-2 राशियां आ गईं। जैसे शुक्रो वृष तुलाधिपः, शुक्र हैं वृष और तुला राशि के मालिक हैं। मेष वृश्चिक और भौमा, मेष और वृश्चिक राशि आ गई मंगल के पास में। जीवो मीन धनु स्वामी, जो बृहस्पति हैं, इनको संस्कृत में जीव कहा गया है। तो बृहस्पति के पास में धनु और मीन राशि आ गई। और बुध के पास में कन्या और मिथुन राशि आ गई। इस तरह करके इनको राशियां बांट दी गई। सूर्य शौर्य मथेन्दुरुच्च पदवी,
सूर्य और चंद्रमा के पास में एक एक राशियां हैं। जो सारे भावों का विचार होता है वो इस तरह से होता है, क्योंकि ग्रह तो 9 हैं और भाव 12 हैं, तो 12 भाव में एक एक ग्रह नहीं हो सकते। लेकिन जो रिक्त दिख रहे हैं, जो खाली स्थान दिख रहे हैं, उन स्थानों के जो मालिक हैं उनके अनुसार उनका पूरा विचार किया जाता है। उस स्थान के मालिक, जैसे 5वां स्थान ही ले लेते हैं हम, तो 5वां स्थान संतान स्थान होता है, और 5वें स्थान के जो मालिक हैं वो कहीं पे भी बैठे हों, उनका असर देखा जाएगा। वो अपने मित्र की राशि में हैं या शत्रु की राशि में हैं, वो नीच के हैं या उच्च के हैं, उसी अनुसार वो संतान के प्रति फल प्रदान करेंगे। तो इस तरह करके ग्रहों के बारे में और भावों के बारे में जाना जाता है। पंडित जी, अभी आपने बताया कि कुछ ग्रह उच्च के होते हैं और कुछ नीच के होते हैं, तो ये उच्च ग्रह और नीच ग्रह कौन से होते हैं? जी हाँ, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, उच्च और नीच का भेद क्या है। उच्च का मतलब हो गया 100% लाभ देने वाला ग्रह, नीच का मतलब हो गया 100% कमज़ोर ग्रह। कमज़ोर का जैसे कि सूर्य जब मेष राशि में होते हैं तो 100% उच्च के होते हैं, और अपनी ठीक 7वीं राशि में ये नीच के हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो मेष राशि से अगर हम गिनेंगे तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। तुला राशि के सूर्य 100% कमज़ोर हो गए, यानी नीच के हो गए। ऐसे ही चंद्रमा जब दूसरी राशि में वृष राशि में होते हैं तो 100% उच्च के होते हैं, यानी 100% लाभ देने वाले होते हैं। और यही चंद्रमा अगर वृष राशि से हम गिनेंगे वृश्चिक राशि तक 7 अंक आएंगे, तो यानी वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। इसी प्रकार बृहस्पति को देखा जाता है। बृहस्पति जब कर्क राशि में होते हैं, चौथी राशि में होते हैं, तो उस समय वो उच्च के होते हैं। और ठीक 7वीं राशि अगर कर्क से हम गिनेंगे तो मकर राशि आती है, मकर राशि में वो 100% कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस प्रकार ग्रहों की नीच और उच्च की जो संज्ञा होती है वो विचार किया जाता है उसका, और उसके अनुसार फिर व्यक्ति के ऊपर प्रभाव हुआ करता है, अच्छा या बुरा। हम जानते हैं कि जो हमारी कुंडली के 12 भाव हैं वो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ग्रहों की दशा कैसे बदलती है, और क्या इनका कोई एक निश्चित समय होता है कि ये इतने समय इस ग्रह की इस खाने में रहेंगे, इस घर में रहेंगे, और इतने समय के पश्चात ये दूसरे खाने की तरफ प्रस्थान कर जाएंगे? जी हाँ एकता जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि चंद्रमा एक दिन में राशि बदल लेते हैं और हर ग्रह की एक समय सीमा होती है। ग्रह जिस स्थान पे बैठते हैं या जिस स्थान को देखते हैं उनका अच्छा या बुरा प्रभाव हुआ करता है। ऐसे इनकी दशा भी विचार की जाती है। जैसे सूर्य हैं 6 वर्ष तक एक व्यक्ति के ऊपर चलते हैं। सूर्य की महादशा आज आरंभ हो गई तो फिर 6 वर्ष तक सूर्य चलेंगे ही उसके ऊपर। ऐसी चंद्रमा है, चंद्रमा की 10 वर्ष की गति मानी गई है। चंद्रमा की 10 वर्ष तक एक व्यक्ति के ऊपर महादशा चला करती है। मंगल हैं, मंगल 7 वर्ष तक एक व्यक्ति के ऊपर चलते हैं। ऐसे ही बुध का विचार किया जाता है तो ज्योतिष की गणना के अनुसार बुध 17 वर्ष तक एक व्यक्ति के ऊपर अपनी महादशा को जारी रखते हैं। बुध के बाद में बृहस्पति पे हम विचार करते हैं तो बृहस्पति को गुरु कहा गया है। गुरुश्च गुरुताम, अंदरूनी ज्ञान देने वाले ग्रह हैं बृहस्पति। और बृहस्पति 16 साल तक एक व्यक्ति के ऊपर चला करते हैं। और बृहस्पति के बाद शुक्र जो है सबसे अधिक महादशा शुक्र की होती है। शुक्र 20 वर्ष तक एक व्यक्ति के ऊपर चला करते हैं। जो हम गणित करते हैं, जब विंशोत्तरी महादशा निकाली जाती है तो उसमें ये सारा गणित आ जाता है उसमें। तो शुक्र 20 वर्ष तक चलते हैं। और शनि 19 वर्ष तक एक व्यक्ति के ऊपर गोचर शनि का 19 वर्ष तक का होता है। और राहु 18 वर्ष तक चलते हैं और केतु 7 वर्ष तक एक व्यक्ति के ऊपर चला करते हैं। इस तरह इन 9 ग्रहों की पूरी महादशा एक निश्चित है। इस नक्षत्र में अगर जन्म हुआ है, इस नक्षत्र के ये मालिक हैं, तो इनकी महादशा इतने वर्षों तक चलेगी। ये पूरा गणित करके विचार किया जाता है। पंडित जी, अगर हमारे दर्शकों में से कुछ लोग फ्यूचर सेल्फी बनवाते हैं तो क्या वो अपने सामने अपनी कुंडली को रखकर जो आपने बताया है उसके आधार पर
क्या वो अपनी ग्रह दशा का अंदाज़ा लगा सकते हैं? बिल्कुल लगाया जा सकता है, लेकिन लगाना नहीं चाहिए। शास्त्र ये कहते हैं आपको जब भी ज्योतिषीय विचार करना है तो एक ज्योतिषाचार्य के पास में जाना जरूरी है। देखिए, कंप्यूटर में एक सीमा है, एक सॉफ्टवेयर डाला गया है, उसकी एक लिमिट है, आप उस लिमिट में ही देख सकते हैं। उसमें जैसे कि कन्या लगन के बारे में विचार दिया गया है। अब 100 लोगों की कन्या राशि है या 100 लोगों की कन्या लगन है। अब सबके ऊपर एक ही विचार आएगा कि इस महीने या इस वर्ष में शादी होने के योग हैं। अब वो कुंडली चाहे छोटे बच्चे की हो, चाहे किसी युवा की हो, चाहे किसी वृद्ध की हो। अब किसी वृद्ध की लगन के हिसाब से अगर उसको हम पढ़ेंगे और आ रहा है कि इस वर्ष शादी का योग बन रहा है, तो उसमें क्या होगा, ज्योतिष झूठी लगती है। तो इसीलिए जो है ना, एक सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको निर्भर नहीं रहना है, किसी एक अच्छे ज्योतिषाचार्य से आपको संपर्क करने की आवश्यकता पड़ती है। और फ्यूचर सेल्फी इसीलिए हमने ये बनाई लोगों के लिए, ताकि आपको हम पूरी सुविधा दे सकें। ज्योतिष बहुत आगे तक का हमें बता सकती है, और जब हमें समस्या का पता चल जाता है कि ये समस्या हमारे जीवन में आने वाली है, इस महीने में आने वाली है या इस वर्ष में आने वाली है, और केवल हम बताते नहीं हैं, हम आपको उसका समाधान भी बताएंगे। और जब आप समाधान कर लेंगे तो निश्चित उस चीज़ से आपका बचाव हो जाएगा। इसीलिए कभी भी हो कुंडली को स्वयं नहीं देखना चाहिए। काफ़ी लोग होते हैं कंप्यूटर में खुद ही कुंडली के मिलान कर लेते हैं। अब बाद में क्या होता है कि बहुत सारी समस्याएं आया करती हैं। इतिहास पुराणादि वेद शास्त्र विधिम बिना केवला हेतु की भक्ति उत्पाता एव केवलम, यानी इतिहास पुराण की विधि के बिना अगर कोई कार्य किया जाता है तो फिर वहाँ उत्पात होते हैं, वहाँ पे अच्छा लाभ नहीं मिला करता है। इसलिए प्रिय दर्शकों, इस चीज़ का आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा। आप अच्छे ज्योतिषाचार्य संपर्क करें और अपनी कुंडली का निरीक्षण करवाएं। कंप्यूटर में भी बाद में लिखा होता है कि किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से आप संपर्क करें। तो आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले कार्यक्रमों में हम इसी तरह कुंडली पर चर्चा करते रहेंगे। आज का राशिफल भाद्रपद महीना है, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। फिर भी आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिन लोगों की वृष राशि है, वृष राशि वालों के लिए आज का दिन तनावपूर्ण रहेगा। कहीं न कहीं से कोई अपशुगन सुनने को मिल सकता है, इसीलिए सफ़ेद वस्तु का दान करें। और जिन लोगों की मिथुन राशि है, अगर आप वाहन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो अच्छा सोच रहे हैं, वाहन का सुख आपको प्राप्त हो सकता है। जिन लोगों की कर्क राशि है, कर्क राशि वालों के लिए भूमि लाभ के योग बन रहे हैं। आप अगर ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए बहुत पुरानी समस्या हल होने वाली है। कोर्ट कचहरी आदि का अगर कुछ चक्कर चल रहा है तो उसमें आपको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। जिन लोगों की कन्या राशि है, विद्यार्थियों के लिए खेल कूद के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। और महिलाओं के लिए धर्म से जुड़ी हुई बहुत कुछ अच्छी जानकारियाँ मिल सकती हैं। और कन्या राशि के बाद में जो तुला राशि है, तुला राशि वालों के लिए आज बहुत अच्छी खबर मिल सकती है, यानी परिवार में कोई खुशखबरी आने वाली है या कोई मन का मेहमान आपके यहाँ आने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन मध्यम है, बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं रहेगा। धनु राशि वालों को आज के दिन बृहस्पति देवता की पूजा करनी चाहिए और बृहस्पति से अपने घर की मंगल कामना की प्रार्थना करनी चाहिए। जिन लोगों की मकर राशि है, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन मध्यम है, बहुत ठीक नहीं है और बहुत खराब भी नहीं है। मकर राशि वालों को ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैः नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और जिन लोगों की कुंभ राशि है, दुर्घटना आदि के योग बन रहे हैं आज, तो वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जिन लोगों की मीन राशि है, आपके मालिक बृहस्पति हैं, बृहस्पति आपके अनुकूल हैं। कोई भी अगर ऑफिस खोलने का विचार है या कोई दुकान खोलने का विचार है तो बहुत अच्छा सोच रहे हो। आज अगर कार्य आरंभ करोगे निश्चित रूप से कामयाबी प्राप्त होगी।